साहब की सरबराही में यहाँ एक मीटिंग का इनेकाद किया गया पीर पंचाल फाउंडेशन की तरफ से। उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं पीर पंचाल के खित्ता के फलाह बहबूद के लिए। कुछ अहम चीज़ें जो हैं उसमें से ये आई हैं कि एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कंस्टिट्यूंसी के लिए और दूसरा डिवीज़न के लिए भी बात की गई है। अगर ये चीज़ें मिलती हैं तो कहीं ना कहीं खित्ता पीर पंचाल के उस्ताद नज़ीर कुरैशी साहब, साथ में यहाँ पर डायरेक्टर की पोस्ट से हेल्थ से रिटायर हुए जनाब डॉक्टर मुमताज़ साहब, इशफाक अहमद राना साहब, उस्तादों के उस्ताद में कहूँगा ज़मान सर, उस्तादों के उस्ताद जनाब नज़ीर अहमद कुरैशी साहब, हमारे मीडिया से भी और मौलाना मंजूर कादरी साहब, सरपंच जमील साहब, जनाब आरिफ हुसैन शाह साहब, साथ में आगे हमारे मेंबर के भी काफ़ी हजरात आए, कैप्टन साहब हैं यहाँ पर, सरपंच अलीम साहब जो कि कोटा से सरपंच हैं, काजी शकूर साहब साबका सरपंच, जनाब हाजी अशरफ साहब। वो जम्मू मानते हैं। जब जम्मू के पास 30 करोड़ आता है तो हम जम्मू के रेमो करम पे होते हैं, पुंछ रजौरी के नाम पे वो आता है, चिनाब वैली के नाम से आता है, पॉपुलेशन यहाँ की है, लेकिन वो लाइन्स शेयर जो सबसे बड़ा शेयर है वो जम्मू के 2-2.5 डिस्ट्रिक्टों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इससे जब तक आपकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी नहीं होगी, उसमें यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस राज करे, कांग्रेस राज करे, कोई राज करे, लेकिन एक एंटिटी हो, थोड़ा सा ये जो आपको डेवलपमेंट के थोड़े से निशानात नजर आते हैं वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स की तरफ से आते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट्स को शेयर दो। जब डिस्ट्रिक्ट्स के शेयर आता है तो उसको के लिए आपको थोड़े से फंड्स आते हैं, बाकी 90% जो मेजर शेयर आता है वो शेयर जम्मू में जाकर तकसीम हो जाता है, वो शेयर 2-2.5 डिस्ट्रिक्ट में हो जाता है, आपका कोई नाम नहीं लेता है। इसी तरह से चिनाब वैली के फिर भी कोई वारिस हैं, उन्होंने किया कुछ, लेकिन हम बिल्कुल लावारिस हैं उस सिलसिले में। हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 MLA बन जाते हैं, किसी को बड़ी मुर्फा हाल करके तो उसको MOS बना देते हैं, वो बेचारा अपनी नौकरी को बचाने के लिए लगा रहता है, जैसे मजीद साहब कह रहे थे, वो उसी चक्कर में रहता है। और ओवरऑल आपका जब तक यहाँ पे कोई एंटिटी ना हो तब तक कुछ नहीं होता है। आपके 4-5 लड़के कुछ IAS को KAS या कुछ नज़र आते हैं, वो RBA की वजह से। और यहाँ पे जो ST का दर्जा दिया गया उस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी मिली आज से 20 साल 25 साल पहले, और 25 साल बाद उसके जो फल फ्रूट है वो मिल रहा है। कोई जावेद राना साहब के करने की जरूरत नहीं है किसी को सिफारिश की, कोई असलम साहब की अल्लाह जान तशरीफ करे को सिफारिश की जरूरत नहीं है, क्योंकि ST है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, एक बच्चा जाता है उसके अंदर कैटेगरी में आता है और वो सिलेक्ट हो जाता है। RBA है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, वो बच्चा उसमें जाता है सिलेक्ट हो जाता है। जो 4-5 जो 10 चेहरे आपको यहाँ पे नजर आते हैं ये इन चीज़ों की वजह से है, लेकिन हमें एज ए होल पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इस इलाके का क्यों ना हो। इस जिस तरह से ले वाले हैं, अभी देखो यहाँ पर आपका बना स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया, 35A को खत्म कर दिया, उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है जी, डोमिसाइल के लिए बहुत लोग एलिजिबल हो गए। ले और करगिल एक सेपरेट एंटिटी थी जिस इस पर बात की जाए। पहले तो मैं ये कहूँगा कि औरों का प्याम और है, मेरा प्याम और है, इश्क दर्दमंदों का तर्ज कलाम है। मुझे माफ़ करना अगर मेरा बात करने में किसी की जमात, किसी की शख्सियत, किसी की अपनी सोच अगर हिट हो जाए, तो मुझे लगता है कि आज के दिन कम से कम माफ़ करना। साथ में मैं ये कहूँगा इन अल्फाज के साथ कि रखियो गालब मुझे इस तल्ख नवाई पे माफ़, आज कुछ दर्द सा मेरे सीने में हुआ जाता है। राणा साहब, मैं सजेशन देने से पहले, दवाई तशखीस करने से पहले मर्ज की निशानदेही करूंगा। मैं ये चाहता हूं कि पहले तो बोला ही ना जाए, अगर बोला जाए तो अगर अपनी बात ना कही जाए खुल के बोले और बात समझ में ना आए आगे वाले को, तो मुझे लगता है फिर वक्त का ज़िया है, उसका भी और अपना भी। बोले आज किन हालात से
पूरा जम्मू कश्मीर गुजर रहा है, खित्ता पुंछ राजौरी गुजर रहा है। इसमें मेरा कहना नहीं है, अहले इस्लाम है मुझे लगता तमाम यहां पर तशरीफ रखते। कुरान कहता है जैसी कौम होगी ऐसा अल्लाह हाकिम मुसल्लत करता है। और हमारे लोग जो इस वक्त फेस कर रहे हैं राणा साहब, ये अपने अहवाल का नतीजा है। आप इसको आप जो है रीजनल डिस्क्रिमिनेशन कहिए, इलाकाई कहिए, रंगो नस्ल की कहिए, या जो भी कहिए, जुबान की कहिए, रिलीजियस कहिए, जो भी कुछ कहिए, लेकिन ये कुरान कहता है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। जब 5 अगस्त 2019 को भट्टी साहब आर्टिकल 370 एब्रोगेट होता है जम्मू कश्मीर से, चंद दिनों के आपको दूंगा। हमारे यहां ब्याह शादियां होती हैं, मौलवी साहब निकाह पढ़ाने आते हैं। एक हमारी बहन या बेटी से पूछते हैं, बेटा ये हक निकाह तुझे मंजूर है? हमारे समाज के हिसाब से वो शर्मीली होती है, वो खामोश रहती है, और मौलवी साहब उसकी रजामंदी उसको मान लेते हैं। खामोशी रजामंदी मानी जाती है। तो साहब जब हम खामोश रहे, उन्होंने हमारी रजामंदी मान ली, और 20 साल से उन्होंने साबित किया कि हमारे साथ। और आप देख लीजिए, तारीख इस्लाम उठा के देख लीजिए। एक बार कहते हैं कि पहले जमाने में, पैगंबरों के जमाने में, जब कौमें बिगड़ जाया करती, उसके बाद जब हम निकलते हैं वहां से, उसके बाद अगर साहब कोई बात करता है, इनजस्टिस की बात करता है, तो मुझे लगता है यहां पर कुछ हमारे बुजुर्गों ने या साथियों ने बात की कि यहां कोई सियासत नहीं, यहां कोई पार्टी नहीं। मुझे लगता है इस इशू पर सियासत होनी चाहिए, इसी इशू पर होनी चाहिए। क्यों ना एक इलेक्शन लद्दाखियों की तरह इस तरह लड़ा जाए, पुंछ राजौरी के नाम पर, क्यों पीडीपी के नाम पर, क्यों कांग्रेस के नाम पर, क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पर, या किसी के भी नाम पर। और जब तक हम वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे इसके नाम पर, तब तक हमारी आइडेंटिटी साबित नहीं होगी। ये सब्जेक्ट आइडेंटिटी है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अपना ख्याल ये कि सियासी ताकत अपनी जो है वो साबित करनी पड़ेगी इस खिता की, कि इस खिता की सियासी अहमियत क्या है। वो सियासी अहमियत तब है जब हम तमाम पार्टियों को रख के कहेंगे नहीं, पहले हम पीर पंचाल वाले हैं, पहले हमारे इंटरेस्ट की बात करो। उसके बाद अगर अपने मैनिफेस्टो के पहले पेज पर लेकर कोई भी पार्टी आती है, उसी पार्टी के साथ हो जाओ, लेकिन उसमें ये चीज शामिल करवाओ पहले से कि पहले हमारा स्लोगन ये है साहब, इसी बुनियाद पर होना चाहिए। तो रहा सवाल, मैं आपको अर्ज करूं, हमें अगर लद्दाख के अंदर पीआरसी बहाल की जा सकती है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, तो जम्मू कश्मीर वालों के लिए डोमिसाइल क्यों? और इसके लिए अगर हम जमातों की तरफ देखें, क्यों देखें? कोई नहीं करेगा। याद रखिए, ये लड़ाई हमारी है, ये लड़ाई लोगों को खुद लड़नी पड़ेगी। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि इस लड़ाई के लिए जो है इनकलाब वो कहीं लाल चौक या जम्मू से ही उठेगा, वो पुंछ से भी उठ सकता है। पुंछ तारीख के अंदर आप उठा के देख लीजिए, 1947 से पहले इस जिला पुंछ से बहुत बड़े बड़े तारीखी इनकलाब आए हैं, जिला पुंछ। और मुझे आज भी ये लगता है कि राणा साहब, आपके अंदर मैं एहतराम करता हूं, इस शख्स का आज का नहीं है, 10 साल 12 साल पहले से, जब से मेरा इनके साथ ताल्लुक है और सुनते भी आए हैं, हमेशा एक हकगोश शख्स है, हक पर बात करता है। मैं आज इसी वजह से मैं जानबूझकर इस मजलिस के अंदर आया हूं, ये बातें करना चाहता था। कई बार जो है दिल बहुत दुखी हो जाता है, चुप करके बैठ जाते हैं, जी करता है, कहते हैं ना कि दिल करता है कि आग लगा दूं कोहे तूर, फिर सोचता हूं मूसा बेवतन हो जाए। फिर दिल में आता है यार अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा, ये तबाह हो जाएगा सब। यकीन कीजिए जो हम देख रहे हैं, मुझे गुज़िश्ता 10 साल हो गए, 12 साल इसी सुप्रीम कोर्ट से, यहां से जब मैं छोटा मोटा अपने गांव से एक जनाब मेरी एक नुमाइंदगी करता हुआ सरपंच बन के यहाँ से निकला था, यहाँ से जगह शुरू की थी, पंचायत के 3 टायर सिस्टम की था। आज जम्मू कश्मीर के अंदर इन प्लेस यस एक लड़ाई लड़ी, 10-12 साल लड़ी और अच्छे तरीके से लड़ी। लेकिन आज मुझे लगा कि गुज़िश्ता 2 बरस से कौन सा सांप सूंघ गया है। अभी कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई है दिल्ली के अंदर, हमारी तमाम जमातें वहां पर गई हुई थी।
ایک بھی جماعت اگر وہاں پر یہ سوال اٹھاتی صاحب ٹھیک ہے آپ نے کر دیا 370 35 سے جو بھی کر دیا سدھرنے والی نہیں ہے. اور یہ سوچئے کہ ہمارے اندر ایک جو مشترک چیز ہے جس مشترک چیز کی وجہ سے ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اس پر تھوڑا غور کیجئے اور اسی مشترک چیز پر اکٹھے ہو جائیں گے. اور جب تک یہ چیز ہم اپنے ذہن کے اندر نہیں لائیں گے جب تک اس سے ہم باہر نہیں نکلیں گے اور اس ایک نعرے پر ہم اکٹھے نہیں ہوں گے ہمارا کوئی بھی کاز جو ہے وہ جہاد کاز جو ہے لے کر ہم نہیں چلتے. آج چھوڑ دیجیے آج اگر میں کہتا ہوں کسی بھی جماعت کا میں نام نہیں لوں گا نام لینا غلط ہو جائے گا کسی بھی جماعت کا لیڈر اگر کہہ دے کہ یار میں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا میں تمہارے لیے جیل میں جاؤں تو کیا کرو گے اس کا مطلب کیا بیٹھ جاؤ کیا میں نے ٹھیکہ لیا ہوگا. بچے ہمارے کا مسئلہ ہے زمین ہماری کا مسئلہ ہے آئیڈینٹی ہماری کا مسئلہ ہے پانی ہمارے سوکھ رہے ہیں جنگل ہمارے لوٹے جا رہے ہیں ریسورسز ہمارے لوٹے جا رہے ہیں. ہم دیکھیں دوسری کی طرف فلاں جماعت جناب وہ کیا کر رہی ہے فلاں جماعت کو کیا کر رہی ہے فلاں جماعت کیا کر رہی ہے. اب جماعتوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دی اپنی لڑائی ہمیں خود لڑنی پڑے اور اپنی لڑائی کے لیے ہمیں تیار ہونا پڑے گا. میں زیادہ آپ کا وقت نہ لیتے ہوئے اپنے ذہن کے اندر رکھا جائے ڈویژن کا مطالبہ ہل کونسل کا مطالبہ پونچھ راجوری کی سیپریٹ آئیڈینٹی کا مطالبہ وہ بالکل ضرور کیجیے. یہ شروع سے ہم کہتے آئے ہیں اور اس کے لیے ہم ساتھ اس سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست کا یہ جو تشخص ہے ہماری آئیڈینٹی جو ہے اس کے لیے بھی ہمیں جو ہے سٹارٹ کرنا پڑے گا. ہمیں دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا پڑے گا. شاید باقی والے لوگ جو ہیں وہ تھک بھی چکے ہیں 30-40 سال ان کو جنگ کے اندر ہو گئے ہیں بہت کچھ لٹا چکے ہیں لوگ اپنے درست اور وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ یار اب کیا ہے یہاں سے لے کر جناب علی تک کوئی ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اس کے لیے بھی ہمیں بات کرنی پڑے گی اور ہر کارنر سے ہمیں بات کرنی پڑے گی. میں یہ امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے ہمیں یہ مطالبہ اپنا شروع کر دینا چاہیے کہ ڈومی ساحل کے بجائے لداخ کی طرز پر ہم کوئی آسمان نہیں مانگ رہے لداخ کی طرز پر ہمیں بھی ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ جو ہے پرماننٹ ریزیڈنٹ سرٹیفکیٹ دیا جائے. ہمارا یہ مطالبہ ہونا چاہیے پانی بجلی ہمارا ہے اس کا کرایہ ہم نہیں دیں. ہمارا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ جنگ زدہ ریاست کے اندر اگر ہم نے گھر بنایا ہم پراپرٹی ٹیکس نہیں دیں گے. تو مجھے لگتا ہے اس قسم کے مطالبات ہمارے جو ہے مجموعی طور پر ہونے چاہیے. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ میری جنگ تھی میں لڑا کیا میری ہمتیں ہیں جوان ابھی میرے شوق اب بھی بلند ہیں مجھے ہار جیت سے کیا غرض میری جنگ تھی میں لڑا کیا. میرے ایم ایل اے میڈر سابق ایم ایل اے میڈر عوامی دلوں کی دھڑکن میرے سابق ایم ایل اے میرے عزیز القدر جناب جاوید رانا صاحب کیونکہ میں میڈر سے تعلق رکھتا ہوں اور یہ میڈر کے چنے ہوئے عوامی نمائندے بہت دیر تک رہے ہیں اور عوام کے مفادات کی بات کرتے بہت دور تک اور بہت دیر تک اپنا پارٹ پلے کرتے رہے. موضوع حضرات وقت تھوڑا ہے اور ہمیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ وائنڈ اپ کریں. میرے عزیز القدر اشتیاق بچی صاحب نے میرے کانوں میں ایک بات ڈالی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد نہ جانے ان کو کیا سوچی کہ انہوں نے خطۂ پیر پنجال فاؤنڈیشن کے نام سے ایک این جی او کا سوچا کہ وہ این جی او قائم کی جائے. بظاہر کہنے کو اس کو نان پولیٹیکل یا غیر سیاسی ایک این جی او کا نام دیا جائے لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ یہ دور سیاست زدہ دور ہے. ہمارے رسوئی گھر سے ہمارے بیڈ روم تک سیاست ہی سیاست ہے. اس لیے آپ لے کے چلیں کیا کہیں اب آپ کیا کارے نمایاں کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے. اس لیے کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے. شکر ہے کہ آج 75 سال بعد 70 سال بعد ہم اس محاسبے میں کا شکار ہوئے ہیں کہ ہم نے کچھ کھویا ہے نہیں سب کچھ کھویا ہے. ہماری دال میں کوئی ایک دانہ کالا نہیں ساری دال ہی کالی ہے. ہمارے چہرے پر ایک داغ نہیں
हमारे चेहरे को बराबर दागज़दा कर दिया है। हमारे हकूक़ का से खिलवाड़ हुआ है और छीना झपटी में हमें कुछ नहीं दिया। हमने जम्मू के ठाकरों को, जम्मू के कमरों को, जम्मू के वर्मा शर्मा सबको जहाँ पे न सिर्फ बुलाया बल्कि छीन कर बीजी के उस पार चले, बीजी के उस पार कंवर, ठाकुर, वर्मा, शर्मा। लेकिन बोलने वालों से मैं इत्तेफाक करूँगा, मैं उनके जज्बात की तारीफ करता हूँ कि कसूर उनका नहीं है, कसूर हमारा कि हम as faithful as God, more loyal than the king, as faithful as God। कोई आया, हमने समझा आपके चाचे के मामे के बेटे के साथ मेरे ताल्लुकात थे, हम भी आपके हैं। लेकिन ये क्या कि हमने वोट उनकी झोली में डाले और 70 साल के बाद आज हमें पता लगा कि हमारे हाथ कुछ नहीं आया। जो कहना नहीं चाहिए, ये मौका महल नहीं, कुछ और कहना चाहिए, लेकिन क्या करें कि बात आए तो रुक नहीं सकती है। यहाँ पे हमारे यहाँ कई लोग ऐसे जन्मे जो जिंदगी भर MLC का ख्वाब देखते देखते राय मुल्क आदम हो गए। कई लोग ऐसे पैदा हुए जिन्होंने MLC बनने का ख्वाब देखते देखते बाल सफेद कर दिए। कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने अगर जो तो करके दाव पेच से किसी तरह से अवामी नुमाइंदा होने का मौका पाया भी तो क्या पाया कि सब कुछ पाकर भी कुछ भी नहीं पाया, और उनको भूल गई ये बात कि उनके फैज़ में क्या चीज़ शामिल है। और उसके साथ साथ ये कि हमारा सेटअप, हमारा ढांचा, हमारा पॉलिटिकल जो मैकेनिज्म है उसने हमें करप्ट कर दिया। बशीर आलम के वक्त यहाँ पे करप्शन के लिए रूट परमिटों का सिलसिला शुरू हुआ। गाड़ी का, ट्रक का, प्राइवेट कैरियर का लाइसेंस वो परमिट ले लो और गाड़ी डाल दो। और एक साहब ने गाड़ी डाली, उसके ऊपर लिखा हाजा मिन फजल रब्बी, हाजा मिन फजल रब्बी। और हमने चुटकी ली और हमने कहा साहब हमारी रगे ज़राफ़त फ़र्क कर कहती है कि ये ना लिखो, लिखो हाजा मिन फजल बख्श, हाजा मिन फजल बख्श। फिर रूट परमिटों का दौर ख़त्म हुआ तो फिर आ गया वेपन लाइसेंसों का दौर, बे रिवाल्वर का और पिस्टल का और बंदूक का और बारूद का लाइसेंस। फिर वो दौर गुजरा, फिर और एक दौर आ गया कि यहाँ के साथ शॉप्स जो हैं उसकी करप्शन की जाए, लोगों को परमिट दिया जाए, दुकान खोलो शराब की और शेख जी थोड़ी सी पी लो ज़रा गर्म रहोगे, ठंडा नहीं कर दें तुम्हें जन्नत की हवाएं, शेख जी थोड़ी सी पी लो। दरमियान हाजिर हूँ और आप तमाम नौजवानों का, आप तमाम सरपंच साहिबान का, आप तमाम ज़ी शऊर नौजवानों का और बुज़ुर्गों का जज्बा देख करके मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मेरे अजीज़ों, बात सिर्फ इतनी है कि हम किस मकसद के लिए पैदा हुए। आरिफ साहब ने गुज़श्ता तकरीर के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ी बातें रखी थी। मेरे अजीज़ों, मेरे साथियों, ज़िंदगी का मकसद क्या है? अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है? क्या हमें सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि हम सुबह उठे और थाली भर करके खाएं और उसके बाद जनाब फिर अपने मामलात के अंदर मगन हो जाएं, ना हमारी कोई सोच हो, ना हमारी कोई फिक्र हो, और फिर शाम हो जाए, फिर हम बच्चे पैदा करें और फिर जनाब उनको गुलामी के दलदल में धकेल दे? क्या हमें अल्लाह ने इसलिए पैदा किया? अल्लाह ने हमें एक अजीम कौम के अंदर पैदा किया है, जिस कौम के ताल्लुक से अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, कभी आए नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने,
وہ کیا گردو تھا تجھ جستا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا تھا آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سرے دارا. اور تمدن آفرین خلاق آئین جہاں داری, وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ. غرض میں کیا کہوں تجھ کو کہ وہ صحرا نشی کیا تھے, جہانگیر و جہاں دارا, جہاں بانو جہاں آرا. اور تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ رفتار, تو ثابت وہ سیارہ. اور گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دیوا. میرے عزیزوں میرے ساتھیوں, کسی سوچ کے لیے کسی خاص کسی مخصوص مقام کی ضرورت نہیں ہوتی. سوچ دینے کے لیے سب سے پہلے کسی شخص کا باوقار ہونا اور دور اندیش ہونا لازمی ہوتا ہے. انتہائی مشکل دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں, اور اس مشکل ترین دور کے اندر ایک آذان دینے کی بات کی, ایک نوجوانوں کے جذبے کو بیدار کرنے کی بات کی, اور ایک بات کو سمجھا. ایک لمبی سیاست کے میدان کے اندر رہنے کے بعد جاوید رانا صاحب نے اس بات کو محسوس کیا کہ یقیناً ہم غلامی کے دلدل میں ہیں, جس کی وضاحت شفیق میر صاحب نے کی ہے, خواجہ صاحب نے کی, اور آپ حضرات بھی کریں. ہم کون لوگ ہیں؟ کیا ہمیں اس بات پہ غور و فکر کی ضرورت نہیں؟ لیکن اس کے بیچ میں ذرا سوچیں کہ ہم کہاں پر ہیں. جموں تو اپنے مقام پہ ہے, کشمیر اپنے مقام پہ ہے, اور ہم اینڈ والے مقام پہ ہیں جہاں ہماری زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں. ہمارے بھی کوئی خواب ہے کہ ہم بھی کوئی زندہ لاشیں ہیں, کہ ہمارے بھی کوئی ضروریات ہیں. میرے عزیزوں میرے ساتھیوں, یہ بہت بڑی جدوجہد ہے, اور یہ جدوجہد صرف ایک طرح کو انسان نہیں لڑ سکتا, بلکہ ہمیں ایک سوچ کو بلڈ کرنا ہے. رانا صاحب نے راجوری میں پہنچ کر کے آل پارٹی میٹنگ کا اہتمام کیا. وہ اس لیے کیا کیونکہ یہ پولیٹیکل ایجنڈا ہے, یہ ایک سیاسی سوچ ہے, اور کم سے کم ہم اپنی پارٹیوں کے لیڈروں کو, ہم اپنے اقوام کے لیڈروں کو, ہم اپنے خطہ کے لیڈروں کو اتنا بالغ نظر تو بنا دے کہ تم بھی یہ سوچ لو کہ یہ سوچ جب تک تمہارے ذہنوں کے اندر پنپ نہیں جائے گی کہ ہمارے بھی کچھ حقوق ہے, اور خطہ پیر پنجال جو غلامی کے دلدل میں ہے وہ تب تک منظر عام پر نہیں آ سکتا جب تک ہمارے سیاسی لوگوں کی سوچ نہیں بدل سکتی. اس لیے ہمارا یہاں پہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے, یہ خطہ پیر پنجال کا پلیٹ فارم ہے, یہ خطہ پیر پنجال کی فاؤنڈیشن ہے. یہاں پہ ہر اس لیڈر کو, ہر اس پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کو ہم عزت سے نوازنا چاہتے ہیں جو راجوری اور پنچ کی بات کرے گا, اور وہ لیڈر جو ہمارے لوگوں کے خلاف بات کرنے کی کوشش کرے گا اور راجوری اور پنچ کے کاز کے خلاف جانے کی کوشش کرے گا اور حصہ نہیں ڈالے گا, وہ ہمارا لیڈر کبھی نہیں ہوگا. اس لیے آج جتنے لیڈر یہاں پر آئے ہیں آپ باوقار ہیں, اور آج کیمرے کی نگاہ سے آپ لوگوں کو نوٹ کیا جا چکا ہے کہ یقیناً آپ ہی وہ غیرت مند قوم ہے, آپ ہی وہ غیرت مند نوجوان ہے, آپ ہی وہ غیرت مند بزرگ ہے, اور جو اچھی اور بلند سوچ کے مالک ہے. یقیناً انشاءاللہ تعالی یہ چنگاری یہاں سے سلگ چکی ہے, اور اب انشاءاللہ تعالی ہم تب تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اپنے ایجنڈے کو کے لیے کامیابی نہ حاصل کر لیں. کیا ضرورت نہیں ہے اس امر کی کہ جموں سے کوئی ڈوگرا بھائی اٹھے اور وہ آ کر کے ہمارے لوگوں کو وہی بے وقوف تصور کرتے ہوئے نیم خاموشی کے اوپر جو شفیق صاحب نے بات کی کہ ہماری وہ نہیں نیم خاموشی ہمیں جہنم میں لے ڈوبی, ہمارے مستقبل کو تباہ کر دیا گیا اور ہم خاموش ایک دوسرے کا تماشا دیکھتے رہے. آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا بہترین قائد, ہم اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے جب ہمارے اعمال اور سینے صاف ہوں گے. جہاں ایک لیڈر آگے نکلتا ہے وہ ڈڈو والی بات بالکل بجا فرمائی. ہم کون سے ڈڈو ہیں جو آج تک اپنا وزن ہی نہیں کروا سکے. ترکڑی کے اس پہلو میں اگر ہمارے چڑھاتے ہیں ایک چھلانگ مار کے نیچے ہو جاتا ہے, جب تک دوسرا رکھتے ہیں تیسرا نیچے ہو جاتا ہے. ہمارا تو یہ کھیل چل رہا ہے کچھ والوں کا. آئیے امپورٹڈ ڈڈو بنے.
पलड़े में जो रखे वहां जहां रखे वहां बैठे रहे। ये मत सोचें मुझे उस कोने की कुर्सी मिली है शायद मेरी शान में कोई कमी आ गई है। ये मत सोचें ये जो यहाँ बैठ गए इसकी शान बढ़ गई है। नहीं, इस दरवाजे के अंदर जो सब साथी हैं वो सब एक सिपाही है, एक तलवार है, एक सोच के एक सोच है। और जो काम वो लास्ट वाला करेगा वो पहले वाला नहीं कर सकता। रही बात राणा साहब की, मैं राणा साहब से मुखातिब हूं। हमारे यहाँ पहाड़ी इलाका है मजीद साहब, पहाड़ी इलाका में पहले वो हमें कहते थे शतरंजियां लाते हैं, या कहीं रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती सब सवारियां नीचे उतरती हैं, धक्का लगाते थे। धक्का लगाने वाले या शतरंज खींचने वाले 100 से 200 होते थे। 200 की ताकत ज्यादा है या जो एक कह रहा था ला है इल्लल्लाह, आप जरा सवाल का जवाब दे दे वो ताकत किसकी ज्यादा थी? 200 की ज्यादा थी? नहीं, जज्बा देने वाले की। उस एक की ताकत ज्यादा थी जिसने 200 को इकट्ठा करके एकदम से उसको फाइनल किया, बोली देना। बोली देना। आइए हम आपके साथ हैं। लेकर रियासत पुंछ के लिए आवाज बुलंद कीजिए। पुंछ रजौरी की पार्लियामेंट सीट के लिए तैयार हो जाएं, हम आपके साथ हैं। क्योंकि हमें जब तक नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर नहीं मिलेगी हमारी आवाज नहीं उठेगी। लद्दाख वालों की बात लगी, मैंने देखा एक दिन पार्लियामेंट के अंदर एक लद्दाखी वो पता नहीं किस तरह की उर्दू बोल रहा था, सब हंस रहे थे, लेकिन वो बात लद्दाखी कर रहा था, हंस रहे थे उसकी जुबान को, मैं भी हंसा था, लेकिन उसने उस लद्दाख के लिए कितने लफ्ज उठाए, सबने अप्रिशिएट किया उसको। आज लद्दाख को अगर कुछ मिला तो उस पार्लियामेंट के मेंबर की वजह से मिला, उस पार्लियामेंट के अंदर बोलने वाले की वजह से मिला। पार्लियामेंट के अंदर ना आप बोल सकते हैं ना मैं बोल सकता हूँ, किसी एक को तो भेजना पड़ेगा ना भाई। आओ ना तैयार हो जाए किसी एक को भेजने के लिए। जहां तक सियासी मसला है, राणा साहब एनसी से हैं, मैं पैंथर से हूँ। मेरी पैंथर से जम्मू की आवाज बुलंद की हुई है। मैं अपनी पार्टी की आवाज को कभी कंडेम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वफा है इसके साथ। राणा साहब आप अपनी पार्टी को कभी कंडेम नहीं कर सकते क्योंकि आप एनसी के साथ जुड़े हुए और जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। आप हम पे भरोसा रखेंगे, हम इतने साथ नहीं दे सकेंगे जितनी आपकी पार्टी आपका साथ देगी, क्योंकि जरूरत है हमें इस वक्त कांग्रेस की भी जरूरत है, एनसी की भी जरूरत है, पीडी की भी जरूरत है, पैंथर्स की भी जरूरत है, क्योंकि बीजेपी को पीछे करना है। हमारी इस वक्त जान के अगर दुश्मन है तो बीजेपी है। भारत जलाओ पार्टी, जल चुका है हमारा हिंदुस्तान। और आज आप देखें हमारी डेवलपमेंट, हिंदुस्तान की जितने भी टीवी चैनल हैं, माफी चाहता हूं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, उस पर अफगानिस्तान 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 हिंदुस्तान का नाम लो ना यार। अफगानिस्तान वहां आजाद हुआ, जो हुआ हो गया, उसका नाम डेवलप की गई, जिसको पुंछ रजौरी पीर पंजाल फाउंडेशन बनाएगा, जिसमें इश्तियाक साहब को उसको चीफ कोऑर्डिनेटर नामजद किया। ये ऑर्गेनाइज करते रहे प्रोग्राम, रजौरी में हुआ, मेंढर में हुआ, सुरनकोट में आज हो रहा है, इससे पहले भी एक नशिस्त हो चुकी है, पुंछ में हुआ। मुद्दा क्या है, हमारे इश्यूज क्या हैं? पहला इशू, अभी जो मैं रेजोल्यूशन भी पढ़ रहा था, पहला इशू ये है कि हमारी जो विजन क्या है, हमारी डिमांड्स क्या हैं, हमारी एग्जिजेंसीज क्या हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और हमने किस इशू को लेके सामने सब लोगों ने इकट्ठे होकर चलना है। उसके बीच में सबसे पहले था कि क्या हम स्टेट की जो डिवीजन है इसको हम मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो हमने सबने कहा कि हम इसको नहीं मानते, हमें एक ही स्टेट चाहिए। जब स्टेट एक हो गई, अगर कोई हमारी बात सुनेगा, क्योंकि मजीद साहब ने शुरू में कहा था सुनने वाला कोई नहीं, अब जितने मर्जी आप गाते रहो, अब वक्त ऐसा है कि आपकी बात को सुनने वाला नहीं। मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि हम खामोश होकर बैठे हैं। हमारा हक है कुछ ना कुछ, हम ठीक है, हम हक की बात करें तो वो कहते बगावत है, और अगर ये बगावत है हम उसको बात करें। तो सवाल ये है कि अगर कोई बात हमारी नहीं सुनना चाहता है, यहाँ जब कोई मिनिस्टर आ जाए, जब कोई सेंट्रल की टीम आ जाए, कोई स्टेट की टीम आ जाए, वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे या पुंछ में बैठे या मेंढर में बैठे, क्या आप में से किसी हजरात में से कोई आदमी है जो बीच में उसमें पार्टिसिपेट करता है? कभी अभी किसी को दावत दी है? मेरे ख्याल में वो चंद सिलेक्टेड आदमी हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ रखे हुए हैं। अभी तक तो नॉन पॉलिटिकल रखा। अगर नॉन पॉलिटिकल रखा है तो इसके बीच में ना कांग्रेस वाले को एतराज होना चाहिए, ना पीडीपी वाले को एतराज होना चाहिए, ना एनसी वाले को, ना पैंथर्स वाले को, किसी को भी एतराज नहीं होना चाहिए। हम सारे लोग इकट्ठे हैं, हमारी डिमांड्स जो होंगी उन डिमांड्स के ऊपर हम मुश्तरका अपना एक वजूद बना के हम सारे के सारे जो है वो इकट्ठे होकर आगे चलें। और इसके बीच में जिस वक्त हमारा विजन डॉक्यूमेंट पब्लिसाइज हो जाए, लोगों के बीच में आ जाए, फिर हमारे बीच में कोई 20